एवरीवन। सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने संस्कृत में संधि टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको संधि का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वर्ण क्या आते हैं, निकट आते हैं, तो निकट आने पर इनमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है और विकार उत्पन्न होने के बाद इनमें एक नया वर्ण पैदा होता है, उसे हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। ठीक है, और संधि के लिए संहिता संज्ञा अनिवार्य है, जिसका सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है, सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है, निकटतम, और परः का मतलब क्या होता है, अधिक निकटतम। ठीक है, तो जो दो वर्ण जिनमें कोई व्यवधान नहीं है, तो वो जब क्या होते हैं, निकट आते हैं, तो इनमें क्या होता है, संहिता संज्ञा होती है। और जैसे संहिता संज्ञा होती है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, संधि कर देना है। तो ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, उदाहरण के थ्रू आपको मैंने ये सूत्र को समझाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देखकर आइए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर मैं स्वर संधि की बात करता हूँ तो स्वर संधि जो है उसमें क्या होगा, पहला वर्ण हमेशा क्या होगा, स्वर होगा, दूसरा वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा। तो यहाँ पर आपकी कौन संधि होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, अगर मैं व्यंजन संधि की बात करता हूँ तो व्यंजन संधि में पहला वर्ण हमेशा क्या होगा, आपका व्यंजन होगा, दूसरा स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो अगर मान लो पहला व्यंजन है, दूसरा स्वर है, तब भी आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। पहला व्यंजन है, दूसरा अगर मान लो आपका व्यंजन है, तब भी आपकी कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और तीसरा हमने कौन संधि देखी थी, विसर्ग संधि देखी थी। तो विसर्ग संधि में पहला हमेशा क्या होगा, विसर्ग होगा, और दूसरा यहाँ पर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। तो अगर पहला विसर्ग है, दूसरा स्वर है, तो विसर्ग संधि। अगर पहला क्या है, विसर्ग है, दूसरा व्यंजन है, तब भी यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। साथ में आपको एक चीज़ और बताई थी, जैसे कि आप सभी को पता है कि संधि में क्या होता है, दो वर्ण निकट आते हैं तो इन वर्णों के बीच में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो जिस भी वर्ण में विकार उत्पन्न हो रहा है, अगर वो स्वर है तो स्वर संधि, अगर वो व्यंजन है तो व्यंजन संधि, अगर वो विसर्ग है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि किस टाइप की संधि है इसको पहचानने का। ठीक, चलिए, तो आज हम स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं और स्वर संधि में भी आज मैं आपको कौन सी संधि पढ़ाने वाला हूँ, दीर्घ संधि पढ़ाने वाला हूँ। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हमारे टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि यानी कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अच संधि पढ़ने जा रहे हैं। स्वर को हम अच भी बोलते हैं। अब आपको मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है, सारे बेसिक आपको पढ़ा दिए, तो आपको ये चीज़ पता होगा। ठीक, चलिए, अगर मैं स्वर संधि की बात करता हूँ तो कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, प्रति संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप और प्रकृति भाव संधि। तो आज मैं आपको आज के दिन आपको 3 संधि पढ़ा दूंगा स्वर की, कल आपको फिर 3 पढ़ा दूंगा और फिर 2। इस तरह से हमारा स्वर संधि टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा एंड हो जाएगा। और स्वर संधि में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका स्वर संधि से आएगा, 5 मार्क्स का आपका व्यंजन संधि से आएगा और 5 मार्क्स का आपका किससे आएगा, विसर्ग संधि से आएगा। स्वर संधि से, व्यंजन से और 5 मार्क्स का किसमें से आएगा, आपका विसर्ग संधि से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर की जो वेटेज रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 15 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक, चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। ठीक, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, और मैंने आपको जब संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर होते हैं और प्लुत जो होते हैं कैसे होते हैं, त्रिमात्रिक होते हैं, जिनको वैदिक साहित्य में अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करता हूँ तो दीर्घ स्वर के क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसकी बात करते हैं, दीर्घ आ ले लो, है ना, दीर्घ ई ले लो, दीर्घ ऊ ले लो, फिर दीर्घ री ले लो, दीर्घ री ले लो। ठीक है, फिर ए, ओ, आई और आओ, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके दीर्घ स्वर थे। और संधि की बात करते हैं, संधि का मतलब तो आप सभी को पता है कि दो वर्णों के बीच में क्या होना, विकार उत्पन्न होना, इसे हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। ठीक, और संधि जो होती है किसका विषय होता है, वर्णों का विषय होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, चलिए, तो दीर्घ संधि की अगर हम बात करते हैं तो दीर्घ संधि जो होती है इसमें क्या होता है कि जब भी दो वर्ण, कौन से दो वर्ण, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि मैंने आपको बताया है, पहला वर्ण क्या होगा, पहला वर्ण जो होगा, पहला वर्ण क्या होगा,
पहला वर्ण क्या होगा, वो स्वर होगा, ठीक है। और दूसरा वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा वर्ण भी क्या होगा, दूसरा वर्ण भी स्वर होगा, ठीक है। पहला वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, दूसरा वर्ण भी यहाँ पर क्या होगा, स्वर होगा। तो दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि में क्या होगा कि जब भी दो स्वर क्या आएंगे, निकट आएंगे, है ना, पहला स्वर दूसरा स्वर निकट आएगा तो निकट आने के बाद उनमें जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, दीर्घ वर्ण ही होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका सूत्र देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो दीर्घ संधि है वो कितने वर्णों की है, ठीक है। चलिए तो सूत्र देखिए, दीर्घ संधि की अगर हम बात करते हैं तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। तो ये जो अकः है ये किसको बता रहा है, पहले वर्ण को बता रहा है, पूर्व वर्ण को बता रहा है। और सवर्ण है ये किसको बता रहा है, दूसरे वर्ण को बता रहा है, यानी कि पर वर्ण को ही दर्शा रहा है। तो ये क्या बोलता है कि पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अक होना चाहिए, यानी कि अक प्रत्याहार का। अक का मतलब क्या होता है, अक का मतलब होता है अक प्रत्याहार। और सवर्ण मतलब क्या हो जाएगा कि अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं इनके सवर्ण का मतलब आप जानते हो, नहीं जानते हो, संज्ञा प्रकरण में मैंने आपको सवर्ण संज्ञा पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सवर्ण संज्ञा जो होती है वे संज्ञा होती है अगर जब भी दो या दो से अधिक वर्णों का क्या हो, अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान हो तो हम क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से आप देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ क्या, अ लेता हूँ और मैं दीर्घ आ लेता हूँ, ठीक है। तो अ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आ जो है इसका उच्चारण क्या है, कंठ है, ठीक है। और अ का अगर हम प्रयत्न की बात करते हैं तो इसका प्रयत्न क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न है, सॉरी अभ्यंतर प्रयत्न इसका क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न इसका विव्रत है। जितने भी स्वर होते हैं इनका अच स्वर जो इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विव्रत होता है। और तो आ दीर्घ आ जो ये भी क्या है, दीर्घ अ जो इससे भी क्या है, स्वर है, तो इसका भी प्रयत्न क्या हो जाएगा, विव्रत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप, अ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, दीर्घ अ जो इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और इसका अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत है, इसका भी अभ्यंतर प्रयत्न जो है विव्रत है, ठीक है। तो जब भी दो या दो से अधिक वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान हो तो वो दो वर्ण क्या कहलाते हैं, सवर्ण कहलाते हैं। तो ये जो है ये क्या हो जाएंगे, सवर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो दीर्घ संधि का सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलता है, अकः सवर्ण दीर्घ। अकः की बात करते हैं, अकः का मतलब क्या जाएगा, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो एक तो आपको क्या जाएगा, अ आ जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, ई हो जाएगा, उ, री और री। ये पांच वर्ण आपके किस में आते हैं, अक प्रत्याहार में आते हैं। यानी कि ये जो संधि है वो कितने वर्णों की है, 5 वर्णों की है। कौन कौन से 5 वर्ण, अ, ई, उ, रिल, री, ठीक है। ये संधि कितने वर्णों की है, 5 वर्णों की है। तो अकः का मतलब क्या जाएगा, अक प्रत्याहार, यानी कि यहाँ पर पहला वर्ण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अ होगा, या तो ई होगा, या तो उ होगा, या तो री होगा, या तो क्या होगा, री होगा। या तो इनका दीर्घ भी हो सकता है, या तो दीर्घ अ होगा, या दीर्घ ई होगा, या दीर्घ उ होगा, या क्या होगा, दीर्घ री होगा। री का तो दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो पहला वर्ण, तो अगर हम बात करते हैं दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि में इसका सूत्र क्या है, अकः सवर्ण दीर्घ। तो पहला वर्ण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अक प्रत्याहार का होगा। तो पहला वर्ण जो होगा यानी कि पूर्व वर्ण जो होगा वो किसका होगा, आपका अक प्रत्याहार का होगा। यानी कि वो अ हो सकता है, ई हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है, री हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये 5 वर्णों की संधि है। और दूसरा इन्होंने क्या बोला, सवर्णे। सवर्णे का मतलब क्या है कि ये जो अक प्रत्याहार जो है इसमें जितने भी वर्ण है इसका क्या आ जाए, सवर्ण आ जाए। तो अगर हम अ की बात करते हैं तो इसका सवर्ण क्या होगा, अ ही होगा, या तो क्या हो जाएगा, दीर्घ अ हो जाएगा। ई की बात करते हैं तो सवर्ण ई होगा, या तो फिर क्या होगा, दीर्घ ई होगा। उ की बात करते हैं तो उ होगा, या तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। री की बात करते हैं तो री होगा, या तो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ री हो जाएगा। री की बात करते हैं तो री, इसका दीर्घ तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको अगर पहला वर्ण क्या हो, अक प्रत्याहार का दिखे, और दूसरा वर्ण मतलब दो वर्णों के बीच में क्या होती है, संधि होती है, ठीक है।
तो दो वर्ण क्या आते हैं, निकट आते हैं। तो जो दो वर्ण निकट आ रहे हैं उसमें से पहला वर्ण अगर मान लो अक प्रत्याहार का है और दूसरा वर्ण किसका है, इसका सवर्ण है। जैसे कि बात करते हैं पहला वर्ण अ है और ये क्या है आपका सवर्ण। सवर्ण क्या होगा, यानी कि दूसरा वर्ण पर वर्ण जो होगा वो क्या होगा, सवर्ण होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो देखिए आप यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये अ है और ये अ है, ये पहला वर्ण मान लो अ है, दूसरा वर्ण मान लो अ है, तो क्या बन गया यहाँ पर दीर्घ अ बन गया। ठीक है, या तो मान लो पहला वर्ण क्या हो जाए, पहला वर्ण या तो क्या हो जाए दीर्घ अ हो जाए, दूसरा वर्ण क्या हो जाए दीर्घ अ हो जाए, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा दीर्घ अ हो जाएगा। ठीक है, तो ये संधि क्या बोलती है कि पहला वर्ण अक प्रत्याहार का हो, है ना, दूसरा वर्ण क्या हो, इसका सवर्ण हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर जिस संधि में, अगर हम दीर्घ संधि की बात करते हैं तो क्या बोलता है, जिस संधि में दो वर्ण मिलकर दीर्घ वर्ण को पैदा करते हैं तो वो संधि क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। ठीक है, तो आप उदाहरण एक देखिए, उसके बाद हम और आगे आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण लेते हैं अध्यापी। ठीक है, अध्यापी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, ये अध्यधन अपि बनेगा, अध्यधन अपि बनेगा। ठीक है, तो इस अध्य में अगर आप ध्य को तोड़ते हैं तो कैसा बनेगा, ये ध्य और अ, और यहाँ से आप क्या ले लो, अ ले लो। तो देखिए पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण क्या है, अक प्रत्याहार का है, अक प्रत्याहार का है। ठीक है, दूसरा वर्ण क्या है, इसका सवर्ण है, इसका क्या है सवर्ण है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये दोनों मिलकर दीर्घ आ हो गए। तो क्या बन गया यहाँ पर, अध्यापी बन गया, अध्यापी बन गया। ठीक है, तो पहला वर्ण क्या हो, अक प्रत्याहार का हो, दूसरा वर्ण इसका क्या हो, सवर्ण हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ई की बात करते हैं तो पहला वर्ण अगर मान लो ई हो, दूसरा वर्ण अगर मान लो क्या हो, इसका सवर्ण हो, सवर्ण ई हो सकता है, तो क्या हो सकता है दीर्घ ई हो सकता है, तो क्या हो जाएगा वो दीर्घ ई हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लो पहला वर्ण उ हो, है ना, या फिर दीर्घ उ हो, और दूसरा वर्ण क्या हो, इसका सवर्ण क्या हो सकता है, उ हो सकता है, दीर्घ उ हो सकता है, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। वैसे री में देखिए आप, तो पहला वर्ण अगर मान लो री हो या तो फिर क्या हो, दीर्घ री हो, और दूसरा वर्ण इसका सवर्ण क्या हो सकता है, री हो सकता है या दीर्घ री हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद क्या बन जाएगा, दीर्घ री बन जाएगा। फिर वैसे आप देखिए यहाँ पर री, अब री दीर्घ, इसका क्या होता है, दीर्घ पॉसिबल नहीं होता है, इसका सिर्फ ऋस्व ही पॉसिबल होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि री और री, एक वर्तिक में ऐसा बताया गया है कि री और री जो है ये दोनों क्या है, समान वर्ण है। तो अगर आपको री का दीर्घ करना पड़े, अगर आपको री का दीर्घ करना पड़े तो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ री ही होगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर पहला वर्ण अगर मान लो री है, इसका सवर्ण क्या है, री है। ठीक है, अब इसका दीर्घ तो नहीं होता है, यहाँ पर दीर्घ जब आप करते हैं तो आपको दीर्घ री को ही आपको री का क्या मानना है, दीर्घ मानना है। ठीक है, तो दीर्घ री के रूप में ही री का दीर्घ आएगा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कई वार्तिक में ऐसा बताया है कि री और री जो होते हैं ये एक दूसरे क्या है, समान वर्ण है। तो री का चूंकि दीर्घ तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको री का दीर्घ करना पड़े तो आपको री का दीर्घ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, री का दीर्घ ले लिया है। ठीक है, दीर्घ री के रूप में यहाँ पर री का आ गया। ठीक, चलिए तो अब देखिए, अब यहाँ पर कई पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि पूर्व वर्ण जो होता है, जिसके हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं अवर्णों को लेकर। तो देखो यहाँ पर कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला वर्ण क्या हो सकता है, ऋस्व अ हो सकता है, दूसरा वर्ण ऋस्व अ हो सकता है, तब भी यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ अ होगा। या तो क्या हो जाए, पहला वर्ण दीर्घ अ हो जाए, या दूसरा वर्ण क्या हो जाए, दीर्घ अ हो जाए, तब भी यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ अ होगा। या तो पहला वर्ण क्या हो, ऋस्व अ हो, दूसरा वर्ण क्या हो, दीर्घ अ हो, तब भी यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ अ हो जाएगा। या तो पहला वर्ण क्या हो, दीर्घ अ हो, दूसरा वर्ण क्या हो, ऋस्व अ हो, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मतलब आपको बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, सूत्र को। सूत्र क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ। अकह का मतलब अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, सवर्ण का मतलब इसका कोई भी सवर्ण आए, तो जब क्या होगा, संधि करेंगे, संधि करने के बाद
यहाँ पर जो नया वर्ण होगा वो क्या होगा, दीर्घ ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप ई, उ, री एवं री के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अ के साथ किया है, या तो क्या हो जाए, जिसके हम ई की बात करते हैं, या तो क्या हो जाए ई हो जाए, है ना, रिस्व वाला, या दूसरा क्या हो जाए रिस्व वाला ई हो जाए। यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी संधि वर्ण होगी वो क्या होगी, दीर्घ ई होगा, है ना। या तो क्या हो जाए दीर्घ ई हो पहला, और दूसरा वर्ण भी क्या हो दीर्घ ई हो, तब भी क्या होगा यहाँ पर दीर्घ ई होगा। या तो पहला क्या हो ऋस्व ई हो, दूसरा क्या हो दीर्घ ई हो, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा। या तो क्या हो पहला दीर्घ ई हो, दूसरा क्या हो ऋस्व ई हो, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा संधि वर्ण जो क्या होगा दीर्घ ई होगा। तो बस इतना आपको समझ जाना है कि दीर्घ संधि में क्या होता है, पहला वर्ण जो होता है वो क्या होता है अक प्रत्याहार का होता है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाते हैं वर्ण, अ, ई, उ, री। और ये संधि जो होती है इन्हीं 5 वर्णों की संधि होती है। और सवर्ण यानी कि इनका कोई क्या आ जाए सवर्ण आ जाए। सवर्ण का मतलब आप समझते हैं जिसका अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान क्या हो, जिन भी 2 वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण स्थान समान हो, क्या कहते हैं सवर्ण कहते हैं। तो ये जो 5 वर्ण है अक प्रत्याहार के, इसके कोई भी क्या आ जाए सवर्ण आ जाए दूसरा वर्ण, तो यहाँ पर संधि करने के बाद जो वर्ण होगा वो हमेशा क्या होगा दीर्घ होगा, हमेशा क्या होगा दीर्घ होगा। और ये क्या होता है आपकी दीर्घ संधि होती है। चलिए उदाहरण हम लेते हैं इसके कुछ, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। तो उदाहरण लेने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस टाइप। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछ सकता है, स्वर क्या होता है ना, व्यंजन क्या होता है और विसर्ग क्या होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। आपको स्वर का मतलब पता होना चाहिए, व्यंजन का मतलब पता होना चाहिए, विसर्ग का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वर जो है इसके हमने अभी बहुत सारे टाइप देखे, दीर्घ संधि देखा हमने, गुण संधि देखा हमने, आयादी संधि देखा, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। तो आपसे मान लो ऐसा पूछ ले कि दीर्घ संधि जो है वो किसका टाइप है, तो स्वर संधि का टाइप है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर और हम अंदर जाते हैं, जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो आपको हर संधि का क्या पता होना चाहिए, आपको सूत्र पता होना चाहिए। हर संधि का सूत्र का अर्थ पता होना चाहिए, और हर संधि का आपको उदाहरण कम से कम आपको 3 से 4 उदाहरण का आपको दिमाग में याद कर लेना हर एक संधि के। क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको बोल दे कि दीर्घ संधि का आप सूत्र के साथ और उसके उदाहरण के साथ आप समझाइए। तो आपको क्या होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, और हर संधि के 3 से 4 उदाहरण आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल बेस देखें तो आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि मान लो आपको दे देगा विद्यालय इस तरह से आपको दिया, तो बताइए इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, आपसे ये पूछ लेगा। तो इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, इसमें दीर्घ संधि लगी हुई है। कैसे पहचानेंगे दीर्घ संधि लगी हुई है, तो उसके लिए आप लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, या तो आपको बोल दे कि विद्यालय जो है इसका आप क्या कीजिए, इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, है ना, इसका आप क्या कीजिए संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्याधन आलय हो जाएगा। तो एक तो ये करने को बोल सकता है। या तो आपसे तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि विद्याधन आलय जो है ये दोनों मिलकर क्या शब्द बनाएंगे, तो विद्यालय बनाएंगे। तो आपको मतलब दो अलग मतलब संधि करने के बाद विच्छेद इस तरह से दे देगा, विद्याधन आलय दे देगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो इसके हम उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर दिया है क्या, अध्यापी। तो अब देखिए यहाँ पर अध्यापी में देखिए आप यहाँ पर ध्य को आप जब क्या करते हैं थोड़ा अलग करते हैं। ध्य क्या है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन जो होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। तो इसका जब आपने अलग किया तो यहाँ पर क्या निकला, अ आया, और जो दूसरा वर्ण जो है वो क्या जाएगा, वो भी अ है। तो देखिए आप यहाँ पर अ जो है वो क्या अक वर्ण का है, और इसका सवर्ण जो है वो भी अगला जो वर्ण है क्या इसका सवर्ण है ना। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, दीर्घ बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप दीर्घ अ हो गया है। अब जब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो ये जो ध है वो क्या जाएगा, आ के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अध्यापी हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए विद्यालय।
विद्यालय को देखिए, विद्यालय को देखिए तो विद्यालय किससे मिलकर बना है, विद्याधन आलय से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ध में देखिए, ध में क्या दिख रहा है आपको, दीर्घ अ दिख रहा है, और अगला वर्ण आपको क्या दिख रहा है, वो भी दीर्घ अ दिख रहा है। तो ये क्या है, अक प्रत्याहार का वर्ण है ना, और अगला क्या है इसका, सवर्ण है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ अ हो जाएंगे। फिर जब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, करने का तरीका होता है। अगला आप देखिए, अगला उदाहरण देखिए, हिमालय। तो हिमालय में अगर आप क्या करते हैं तो तोड़ते हो तो हिमधन आलय आपको मिलेगा, है ना। अब देखो, अब संधि विच्छेद कैसे करते हैं उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको दीर्घ संधि का बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर दीर्घ संधि जो होती है वो किस तरह से दो वर्ण जब पास में आते हैं, एक तो अ प्रत्याहार का वर्ण, दूसरा सवर्ण का, किस तरह से पास में आते हैं तो कैसे दीर्घ होता है वो आपको बता रहा हूँ। संधि विच्छेद कैसे करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, या आपको मान लो हिमालय के इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जो सूत्र है ना उसको आपको मैं दिखा रहा हूँ उदाहरण के थ्रू, ठीक है। तो आप देखिए हिमालय, तो हिम में देखिए जो म जो है वो किससे मिलकर बनता है, म तो क्या होता है व्यंजन, तो अर्धमात्रिक होता है, तो म साथ में यहाँ पर क्या होगा, स्वर होगा। यहाँ पर कौन सा स्वर है, अस्वर है, और ये किसका है, अक प्रत्याहार का है। और अगला वर्ण जो है वो क्या है, आ दिख रहा है आपको, जो कि इसका क्या है, सवर्ण है। तो ये जो अ है और आ है दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, मिलने के बाद में क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने के बाद वो क्या हो जाएगा, दीर्घ अ हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। तो उसके बाद फिर ये जो ही जो है, ये जो म फिर किसकी तरफ आएगा, ये दोनों मिलकर तो क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। तो म इसकी तरफ आएगा तो म आ में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ा म हो जाएगा, है ना। और फिर आगे क्या बच जाएगा, यहाँ पर लय बच जाएगा, तो देखिए आप हिमालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थी की अगर बात करते हैं तो विद्या के इसमें क्या है, आपको ध में आपको क्या दिख रहा है, दीर्घ अ दिख रहा है, और आगे आपको क्या दिख रहा है, ऋस्व अ दिख रहा है। तो ये क्या है, अ प्रत्याहार का है, ये इसका क्या है, सवर्ण है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ अ हो जाएंगे, ठीक है। वही आप देखिए, आप पुस्तकालय की बात करते हैं तो पुस्तक में अ दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दीर्घ अ दिख रहा है। ये क्या है, अ प्रत्याहार का वर्ण है, ये क्या है, इसका दीर्घ है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे। वही अगला एग्जाम्पल आप ई वाला भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए रविंद्र एग्जाम्पल है, तो रवि धन इंद्र। तो रवि की अगर हम बात करते हैं तो वह में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऋस्व ई दिख रहा है, और अगले में आपको क्या दिख रहा है, ऋस्व ई दिख रहा है। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अ प्रत्याहार का वर्ण है और इसका क्या है, सवर्ण है। और अभी हमने देखा अक सवर्ण है, दीर्घ, पहला वर्ण अगर मान लो अ प्रत्याहार का है, दूसरा इसका सवर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ पैदा हो गया, ठीक है। भाई अगर आप ऊ का भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप आपको ऋस्व ऊ दिखाई दे रहा है, अगला आपको ऋस्व ऊ दिखाई दे रहा है। ऊ जो है वो क्या है, अक प्रत्याहार का वर्ण है, अगला इसका क्या है, सवर्ण है। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएंगे, तो भानुदय बन जाएगा, है ना। भाई अगर आप देखिए री की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घ री दिखाई दे रहा है, आगे आपको दीर्घ री दिखाई दे रहा है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ री हो जाएंगे, तो मातृणम हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आपको पहचानना होता है, ठीक। देखिए, तो अब देखो, अगर मान लो आपसे कुछ इस तरह से दे दे, अब देखो, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर मान लो आपको शब्द दिया और आपको पहचानना है कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कि मान लो आपको क्या दिया, भानुदय दिया, आपको क्या दिया, भानुदय दिया, है ना। जैसे कि मान लो आपको क्या दे दिया, एग्जाम में हिमालय दे दिया। जैसे कि आपको क्या दे दिया, आपको विद्यार्थी दे दिया, विद्यार्थी दे दिया, है ना। तो इस तरह से अगर आपको मान लो दे दिया, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया है कि बताइए ये किस संधि का उदाहरण है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो जब भी आपको देखिए, यहाँ पर नोट बुक मैंने लिखा भी, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको अगर क्या हो जाए, दीर्घ अ, जिस भी शब्द में आपको अगर दीर्घ अ दिख जाए, दीर्घ ई दिख जाए, दीर्घ उ दिख जाए, दीर्घ री दिख जाए, दीर्घ री दिख जाए, हालांकि री का दीर्घ नहीं होता है, लेकिन दीर्घ री अगर आपको यूज़ करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, दीर्घ री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको दीर्घ अ ई उ री ये सब दिखे जाए, वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और मैंने आपको बताया 5 वर्णों की ये संधि होती है, या तो क्या होगा, अ होगा, या ई होगा, या उ होगा, या री होगा, या क्या होगा, री होगा। तो इनके कोई भी अगर आपको क्या दिख जाए, दीर्घ दिख जाए, तो आप समझ जाना वो किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर
जैसे कि आप देखिए पर भानुदय, तो भानुदय में आपको देखिए यहाँ पर दीर्घ उ दिखाई दे रहा है, दीर्घ उ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना वो किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय में आपको देखिए दीर्घ आ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दीर्घ आ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी में देखिए आपको यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घ आ दिखाई दे रहा है, आप समझ जाना दीर्घ संधि का उदाहरण है। भाई अगर आप देखिए यहाँ पर मातृणम, मातृणम में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दीर्घ री दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना वो किसका उदाहरण है, तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको दीर्घ संधि कैसे पहचानना है, जब भी आपको शब्द में क्या दिख जाए, दीर्घ अ ई उ री दिख जाए या री हालांकि दीर्घ नहीं होता, लेकिन जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप क्या करते हैं, दीर्घ री को ही आप यूज़ कर लेते हैं री के दीर्घ के रूप में। क्यों? क्योंकि कई भारतीय में ये बताया गया है कि री और री जो होते हैं दोनों क्या समान वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको पहचानना है ना। अब आप बोलेंगे कि सर चलो हमने पहचाना तो सीख लिया, अब हमें आप ये बताइए कि अगर मान लो हिमालय दे दिया, अगर मान लो क्या दे दिया, अगर मान लो हमको क्या दे दिया, हिमालय दे दिया, और हमसे पूछ लिया कि इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि कौन सी संधि है। तो जब आप हिमालय को देखेंगे तो आपको पहचानना है इसमें सबसे पहले कौन सी संधि, कैसे पहचानेंगे, आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दीर्घ अ दिखाई दे रहा है। देखिए म के बाद आपको दीर्घ अ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दीर्घ अ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ गए कि हाँ ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब आप ये चीज़ समझ गए, अब आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो आपने यहाँ पर पहचान लिया कि इसका दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे आप इसको पहचान लोगे तो जहाँ से क्या होती है, जहाँ से संधि होती है तो वहीं से क्या होगा, ये अलग होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दीर्घ अ जो है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, म के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घ अ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहीं से क्या होगा, संधि विच्छेद होगा, क्योंकि यहीं से संधि हुई है, जहाँ से संधि हुई है, जहाँ से दो वर्ण जुड़े वहीं से क्या होंगे, अलग होंगे। तो बताइए मेरे को क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दीर्घ अ जो है वो कैसे बना, दीर्घ संधि से बना। कैसे बना, दीर्घ संधि से। और दीर्घ संधि का हमने देखा अक सवर्ण दीर्घ, यानी कि पहला वर्ण क्या होगा यहाँ पर अक प्रत्याहार का होगा, दूसरा क्या होगा, इसका सवर्ण होगा। तो यहाँ पर आपको दीर्घ अ दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला वर्ण जो होगा वो क्या होगा, अ ही होगा, या तो वो रिश्व हो सकता है या क्या हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, और दूसरा इसका क्या होगा, सवर्ण हो जाएगा। तो बस यहाँ से इसको आप अलग कर दीजिए, यहाँ से इसको आप क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम धन, क्या हो जाएगा, आलय। देखिए आप यहाँ पर पहला वर्ण यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिश्व, दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दीर्घ दिखाई दे रहा है, दीर्घ अ दिखाई दे रहा है। ये दोनों मिलकर ही तो क्या हुए थे, ये दोनों मिलकर ही तो क्या हुए थे, दीर्घ आ हुए थे, दीर्घ अ हुए थे। ठीक है, तो ये क्या बन जाता, आपका हिमालय बन जाता। वैसे आप अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर अगला उदाहरण आप किसको ले लीजिए, आप रविंद्र को ले लीजिए, है ना, किसको ले लीजिए, आप रविंद्र को ले लीजिए। तो रविंद्र, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको संधि विच्छेद करना है, पहले आपको पहचानना है कि किस संधि का उदाहरण है। तो आपको दिख रहा है, ये आपको दीर्घ संधि का उदाहरण दिख रहा है ना, ये आपको किसका दिख रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण दिख रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, आपको यहाँ पर दीर्घ ई दिखाई दिया। ठीक है, तो जहाँ से क्या होती है, संधि होती है, वहीं से क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, यहाँ से आपको इसको तोड़ देना है। ठीक, अब ये जो दीर्घ ई जो है, अब यहाँ पर ई दीर्घ ई बना है, तो जरूर से यहाँ पर पहला वर्ण क्या होगा, रिश्व वाला होगा, और दूसरा वर्ण क्या होगा, इसका सवर्ण होगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो क्या जाएगा, रवि धन इंद्र हो जाएगा, है ना, रवि धन इंद्र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या रिश्व ई दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वो भी रिश्व ई दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, है ना। देखो ये भी सही है, और इसकी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, तो ये भी सही है। देखो या तो आप इसको ऐसा बोल दो, या तो इसको क्या बना दो आप, इसको ऐसा रवि धन इंद्र ऐसा बना दो, ये भी सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना भाई, वो भी इससे भी क्या बनेगा, अंतिम में दीर्घ ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका दीर्घ ई है, ये आपका दीर्घ है, तब भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या कर देना है, संधि विच्छेद कर देना है। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, पहचानना है कि किस संधि का उदाहरण है। आपने वो पहचान लिया, पहचानने के बाद आपने ये पहचान लिया किस संधि का उदाहरण है, तो वो किससे बना हुआ होता है, उसकी पॉसिबिलिटी को आप देख लो और उसको क्या कर दो, अलग कर दो। जहाँ से संधि होती है वहीं से क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है।
यहाँ पर कई और उदाहरण दिए हैं, जिसके आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि गौरीशः, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप गौरीशः, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दीर्घ ई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई, दीर्घ ई दिखाई दे रहा है ना, दीर्घ ई दिखाई दे रहा है। तो इसका पूरा करना है, यहीं से अलग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गौरी, है ना, क्या हो जाएगा, गौरी धन ईशः हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आप देखें रमालय, रमालय की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर दीर्घ अ दिखाई दे रहा है, यहाँ यानी कि यहाँ से क्या जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रमा धन आलय हो जाएगा, आलय हो जाएगा, है ना। वही अगर आप देखिए कपिशः, कपिशः देखिए, तो यहाँ पर आपको दीर्घ ई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दीर्घ संधि का है। अगर आप इसका उच्छेद करेंगे तो विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद कुछ इस तरह से हो जाएगा, कपि धन ईशः, कपि धन ईशः, ऐसा कर लो, है ना, ऐसा कर लो, या तो फिर क्या कर लो आप, ऐसा कर लो, कपि धन ईशः। तो बात एक ही है, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आगे दीर्घ ई तो बनाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखिए आप देवालय को देखिए, देवालय को देखिए, तो इसको अगर आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या जाएगा, देव धन आलय हो जाएगा, देव धन आलय हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक, तो आज हमने क्या देखा, दीर्घ संधि को देखा। दीर्घ संधि क्या होता है, इसका आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, इसके उदाहरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।